हेलो एवरीवन, मेरा नाम हेमंत जैन है। आज मैं बात करूंगा एक नए वीडियो की जिसका टाइटल है वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग यानी वीडियो 4 की। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेसिकली गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के जितनी भी सिविल इंजीनियरिंग के एग्जाम है उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की, जो मैं आपके साथ पिछले कुछ दिनों से शेयर कर रहा हूं, जो इस बार किसी भी तरह के एग्जाम में आने के लिए एलिजिबल है ये वाले क्वेश्चंस। और अगर एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं आए तो उससे मिलते जुलते डेटा के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये सभी तरह की वैकेंसीज के लिए जो जीपीएससी की आने वाली है, ठीक है, उन सब के लिए वैलिड है ये सारे वीडियो जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इससे पहले 3 वीडियोस, 2 एफएम के और एक हाइड्रोलॉजी का मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। अब ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये वीडियो 4 है वो मैं आज स्टार्ट करता हूँ। जो सब्जेक्ट है वो है इरिगेशन इंजीनियरिंग। काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, 10 से 15 क्वेश्चन जीपीएससी के किसी भी एग्जाम में बनते हैं। जो टॉपिक है सिलेबस के अंदर जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, वो मैं एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूं। टॉपिक्स है इसके अंदर, वो है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप एंड मेथड ऑफ इरिगेशन यानी सिस्टम ऑफ इरिगेशन की बात कर सकते हैं आप। देन डैम्स, रिजर्वायर एंड स्पिलवेज, वियर्स एंड डाइवर्जन हेडवर्क के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, खोसला थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देन वाटर लॉगिंग, लाइन एंड अनलाइन कैनाल, इट मीन लेसी एंड कैनेडी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। देन क्रॉस ड्रेनेज वर्क, सीडी वर्क जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। कैनाल फॉल्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं और कुछ क्वेश्चंस कैनाल आउटलेट या रिवर ट्रेनिंग के ऊपर भी आ सकते हैं। हालांकि दोनों ही टॉपिक ये वाले आप कह सकते हैं कि कुछ समहाउ आउट ऑफ सिलेबस है, बट कभी कभी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसलिए हम इनको बिल्कुल भी डिस्कार्ड नहीं कर सकते। ओके, सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का आज पहला क्वेश्चन है, द प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस क्रॉप विद इन द स्टैंडर्ड कंडीशन इज। देखिए, सबसे जब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, प्रोडक्टिविटी पूछ रहा है, तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है सबसे पहले वो आपको पता होना चाहिए। तो प्रोडक्टिविटी होती है किलोग्राम पर हेक्टेयर पर एमएम। एमएम क्या है राइस क्रॉप के लिए, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे राइस क्रॉप के लिए, तो राइस क्रॉप के लिए फील्ड के अंदर जितना वाटर अप्लाई किया है उस वाटर से पर हेक्टेयर कितने किलोग्राम राइस का प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो जो यूनिवर्सल डेटा है वाटर अप्लाई का राइस के लिए वो 120 सेंटीमीटर का है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब कितना हो गया, 1200 mm हो गया। जो राइस क्रॉप की यील्ड होती है पर हेक्टेयर 100 किलोग्राम होती है। ये देखिए, ये ऐसा रिजिड डेटा नहीं है, बट यूनिवर्सल जो डेटा हम लेके चलते हैं किसी भी तरह की कैलकुलेशन के लिए वो ये डेटा है। तो 4500 किलोग्राम आपकी क्रॉप यील्ड हो गई, तो 4500 अपॉन 1200 mm दैट इज 3.75 किलोग्राम पर हेक्टेयर पर एमएम क्या हो जाएगी, राइस की प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, फिर बोल रहा हूं, प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि जितना पानी हम फील्ड के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, जितने एमएम पानी, उससे पर हेक्टेयर कितना किलोग्राम राइस का प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपने पहले कभी देखे नहीं होंगे, एग्जाम में आए नहीं है, बट इस तरीके के क्वेश्चन जीपीएससी जैसे एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि जीपीएससी का पेपर पिछले कुछ टाइम से बिल्कुल लीक से हटके बन रहा है। ठीक है, सो आपको इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आप बाकी सब तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो कर चुके हैं, तो अब थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, उसी के लिए ये मैंने वीडियो सीरीज स्टार्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक कोफर डैम इज, ठीक है, 2 टर्म आपने पढ़ी होगी, बल्क हेड एंड कोफर डैम। तो कोफर डैम के लिए बेसिकली क्या होता है, कोफर डैम एक वाटर टाइट स्ट्रक्चर होता है जहां पे हम चारों तरफ से बाउंड्री कर देते हैं, एनक्लोज एरिया, उसके अंदर पानी भर लेते हैं। वो पानी किस काम में आ रहा है, साइड कंस्ट्रक्शन में काम आ रहा है। ठीक है, यानी जो स्ट्रक्चर, जो ब्रिजेस वगैरह हम बना रहे हैं वो वाटर उसके लिए काम आ रहा है। नॉर्मली हम वहां पे करते हैं जहां पे वाटर का कलेक्शन या वाटर रन ऑफ दी वाटर हमको हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, या वाटर का कलेक्शन करना हमारे लिए जरूरी होता है। तो एक तरीके से हमने पॉन्ड बना दिया, दैट पॉन्ड इज कॉल्ड कोफर डैम। ठीक है ना, और बिल्कुल साइड के नियर बाई बनाते हैं। जब हमारा काम खत्म हो गया तो इसको परमानेंटली डिसमेंटल कर देते हैं। सो कोफर डैम का मतलब क्या होगा, ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर है पहली चीज, विच इज कंस्ट्रक्टेड टू एक्सक्लूड वाटर फ्रॉम द वर्क एरिया ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन की ड्यूरिंग वर्क एरिया के लिए जो पानी चाहिए वो उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दैट टेम्परेरी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कोफर डैम, यानी ऑप्शन सी। देखिए, एक कोफर डैम इज ए स्ट्रक्चर दैट रिटेन्स वाटर एंड अलाउड टू एनक्लोज एरिया टू पंप आउट वाटर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ
ब्रिज पियर्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स बिल्ड विद इन दैट एरिया। उसी एरिया में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको कंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो वाटर की जरूरत होगी, उस वाटर को स्टोर करने के लिए, रिटेन करने के लिए एक पॉन्ड टाइप एनक्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कोफर डैम, जो कि टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है, जो कि सॉइल का बंड चारों तरफ बना के ही हम बनाते हैं, ऐसा नहीं कि परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना रहे। फिर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कोफर डैम आर डिसमेंटल्ड आफ्टर परमानेंट वर्क आर कंप्लीटेड, इसीलिए हम बोल रहे हैं कोफर डैम क्या है, एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 3, इरिगेशन वाटर हैविंग कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, सोडियम मतलब Na+, कैल्शियम मतलब Ca2+, एंड मैग्नीशियम मतलब Mg2+, इनकी कंसंट्रेशन हमको दे रखी है 30, ये वाली दे रखी है 4 और 4 ppm या यू कैन से मिलीग्राम पर लीटर। तो इस तरह के सॉइल वाटर को जिसके अंदर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन है, हम उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं? ठीक है, जो इससे एक्चुअली हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे SAR निकालना पड़ेगा, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। SAR के बेसिस पे हम वाटर को, जो भी इरिगेशन वाटर है जिसके अंदर कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम का परसेंटेज है, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो SAR इक्वल टू क्या होता है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, Na+ की कंसंट्रेशन अपॉन Ca2+ की कंसंट्रेशन प्लस Mg2+ की कंसंट्रेशन अपॉन 2 का रूट। तो 30 रख दिया, 4 + 4, तो ये आ गया 15। अब SAR की वैल्यू अगर 10 से कम है, ठीक है, SAR की वैल्यू अगर 10 से कम है तो उसको हम बोलते हैं S1 कैटेगरी वाटर। यहाँ SAR की वैल्यू अगर 10 to 18 के बीच में है तो हम उसको बोलते हैं मीडियम सोडियम वाटर, यानी S2 कैटेगरी। जो आंसर होगा हमारा S2 होगा। अगर SAR की वैल्यू जो है वो 18 से ज्यादा आ रही है तो उसको बोलते हैं हम हाई सोडियम वाटर, उसकी कैटेगरी होगी S3। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन S2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ए रिजर्वायर विच इज हैविंग स्लूइज वे एंड स्पिलवे। स्पिलवे क्या होता है कि एक्सेस वाटर जो रिजर्वायर के अंदर आता है उसको स्पिल आउट करने के काम आता है, ये एक तरीके का परमानेंट कंस्ट्रक्शन है। और स्लूइज वेज क्या होता है बेसिकली कि जब पानी डाइवर्ट करते हैं तो उसमें से सिल्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए स्लूइज वेज हम बनाते हैं। स्टोर्स वाटर ड्यूरिंग फ्लड एंड रिलीज इट आफ्टर फ्लड, ऐसा रिजर्वायर जो कि फ्लड के अंदर पानी को स्टोर करता हो और फ्लड के बाद पानी की एज पर रिक्वायरमेंट रिलीज करता हो, दैट टाइप ऑफ रिजर्वायर इज व्हाट, इट इज कॉल्ड डिटेंशन रिजर्वायर। देखिए, डिटेंशन रिजर्वायर स्टोर्स एक्सेस वाटर ड्यूरिंग फ्लड एंड रिलीज इट आफ्टर फ्लड। आफ्टर फ्लड मतलब फ्लड के बाद जब वाटर की रिक्वायरमेंट होगी तो उसको रिलीज करेगा, तब तक वाटर को स्टोरेज करेगा। इट इज सिमिलर टू स्टोरेज रिजर्वायर, है ना, स्टोरेज रिजर्वायर के सिमिलर है, बट डिफरेंस क्या है, बट इट प्रोवाइडेड विद लार्ज गेटेड स्पिलवेज एंड स्लूइसवेज टू परमिट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन का मतलब हो गया कि पानी को पास ऑन करना, ठीक है। जब वाटर की फ्लड के बाद जब वाटर की रिक्वायरमेंट होगी तो हम पानी को पास ऑन किससे करेंगे, स्लूइस वेज के थ्रू या फिर स्पिलवेज के थ्रू, जिसके अंदर गेट कंस्ट्रक्शन होगी, यानी गेट बने होंगे। तो जितनी वाटर की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमने गेट्स ओपन किए और पानी को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो स्टोरेज रिजर्वायर के अंदर ये फैसिलिटी नहीं होती है। तो अगर स्टोरेज रिजर्वायर के अंदर हम ये फैसिलिटीज स्पिलवेज की एंड स्लूइसवेज की, गेटेड स्लूइसवेज की ये फैसिलिटी हम प्रोवाइड करा देते हैं, दैट स्टोरेज रिजर्वायर इज कॉल्ड डिटेंशन रिजर्वायर, राइट। तो स्टोरेज रिजर्वायर और डिटेंशन रिजर्वायर में यही डिफरेंस है कि स्टोरेज रिजर्वायर के अंदर ये कंस्ट्रक्शन जो है स्पिलवेज की या स्लूइसवेज की कंस्ट्रक्शन नहीं होती है, जो कि सिर्फ डिटेंशन रिजर्वायर के अंदर होती है। तो यहां पे आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, द लेफ्ट ब्रांच कैनाल कैरिंग ए डिस्चार्ज ऑफ 30 क्यूमेक एंड हैज कल्चरेबल एरिया एज 30,000 हेक्टेयर। कल्चरेबल एरिया क्या होता है कि जिस एरिया को आप इरिगेट कर सकते हैं, बेसिकली जिससे हम प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कल्चरेबल एरिया। और अनकल्चरेबल एरिया जिससे हम प्रोडक्शन नहीं निकाल सकते, सॉर्ट ऑफ बैरन लैंड, जिसके ऊपर हम इरिगेशन वाटर अप्लाई भी करें तो भी वहां प्रोडक्शन नहीं हो सकता। राइट ब्रांच कैनाल कैरिंग ए डिस्चार्ज ऑफ 6 क्यूमेक एंड हैज कल्चरेबल कमांड एरिया एज 9,000 हेक्टेयर। तो दो तरह की कैनाल है, एक ही कैनाल के दो पार्ट है, एक राइट ब्रांच कैनाल, एक लेफ्ट ब्रांच कैनाल। तो राइट ब्रांच कैनाल है वो 6 क्यूमेक डिस्चार्ज के लिए डिस्चार्ज देती है, जिसमें 9,000 हेक्टेयर को इरिगेट करती है, और लेफ्ट ब्रांच कैनाल है वो 30 क्यूमेक डिस्चार्ज देती है, जिससे 30,000 हेक्टेयर इरिगेट होता है। बाई व्हाट परसेंट राइट ब्रांच कैनाल वुड बी मोर एफिशिएंट देन लेफ्ट ब्रांच कैनाल। कौन सी कैनाल ज्यादा एफिशिएंट होगी, बहुत सिंपल सी चीज है, अगर पर हेक्टेयर ज्यादा, मतलब पर क्यूमेक ज्यादा हेक्टेयर जहां पे
इरिगेट होगा वो ज्यादा आपकी एफिशिएंट होगी। तो सबसे पहले तो हालांकि क्वेश्चन में दे दिया कि राइट ब्रांच कैनाल ज्यादा एफिशिएंट होगी, बट सबसे पहले तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी ब्रांच कैनाल ज्यादा एफिशिएंट होगी। देखिए ड्यूटी निकालते हैं। लेफ्ट ब्रांच ड्यूटी क्या होती है, हेक्टेयर पर क्यूमेक होती है, जो भी एरिया डिवाइडेड बाई डिस्चार्ज। तो यहाँ पे 1000 हेक्टेयर पर क्यूमेक आ गया और राइट ब्रांच कैनाल के लिए 1500 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया है कि लेफ्ट ब्रांच कैनाल एक क्यूमेक के अंदर 1000 हेक्टेयर को इरिगेट कर रही है और राइट ब्रांच कैनाल एक क्यूमेक के अंदर 1500 हेक्टेयर को इरिगेट कर रही है। तो इसका मतलब कौन सी ज्यादा एफिशिएंट होगी, राइट ब्रांच कैनाल होगी, क्योंकि वो कम डिस्चार्ज से ज्यादा लैंड को इरिगेट कर रही है। तो क्वेश्चन में भी दे रखा है राइट ब्रांच कैनाल ज्यादा एफिशिएंट है, बट कितने परसेंटेज ज्यादा एफिशिएंट है लेफ्ट ब्रांच कैनाल से वो हमको फाइंड आउट करना है। तो वो कितने परसेंटेज ज्यादा होगी, 1500 माइनस 1000 अपॉन 1000 इंटू 100, तो इसका मतलब 50% ज्यादा। तो ये आंसर आ गया आपके पास ऑप्शन ए। गॉट इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए गैलरी प्रोवाइडेड इन ए डैम नियर द फाउंडेशन एंड रन्स इन लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन इज कॉल्ड, इसको देखिए ड्रेनेज गैलरी बोलते हैं या यू कैन से सिंपली फाउंडेशन गैलरी बोलते हैं। ए गैलरी प्रोवाइडेड नियर द रॉक फाउंडेशन टू ड्रेन ऑफ द वाटर विच परकोलेट्स थ्रू द फाउंडेशन इज कॉल्ड ड्रेनेज गैलरी और फाउंडेशन गैलरी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इट रन्स इन लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन एंड इज क्वाइट नियर टू द अपस्ट्रीम फेस ऑफ द डैम। ठीक है ना। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो नियर रॉक फाउंडेशन से जो लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर जो वाटर फ्लो होता है वो ड्रेनेज गैलरी या फाउंडेशन गैलरी के थ्रू होता है, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। न्यूमेरिकल है, देखिए। ए डीप रिवर वैली कंसिस्ट ऑफ ए 10.8 हेक्टेयर ऑफ कल्चरेबल एरिया फॉर कल्टीवेशन ऑफ ए क्रॉप whose maximum consumptive use यानी CU is 7 mm per day if the average daily rainfall in the valley is 18 mm per day of which 3 mm per day is available for the crop। यानी 18 mm पर डे का रेनफॉल हो रहा है जिसमें से 3 mm पर डे का रेनफॉल अवेलेबल है क्रॉप के लिए, यानी इफेक्टिव रेनफॉल कितना आ गया, वो 3 mm पर डे आ गया। ठीक है। एंड द इरिगेशन सिस्टम इज ऑपरेटेड 6 आवर इन ए डे, एक दिन में 6 घंटे ही ऑपरेट करते हैं। Then to obtain 50% of field irrigation efficiency the discharge in the irrigation system would be। देखिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट निकालते हैं, क्योंकि नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट से हम फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट निकालेंगे। तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होती है, कंजम्पटिव यूज माइनस इफेक्टिव रेनफॉल। कंजम्पटिव यूज आपको कितना देगा, 7 mm पर डे, और इफेक्टिव रेनफॉल 18 mm पर डे के रेनफॉल में से 3 mm ही उसको अवेलेबल है इफेक्टिवली, तो 3 दे रखा, तो यानी 4 mm पर डे हमारे पास NIR आ गया, यानी नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अब FIR निकालना है हमको, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी होता है। यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी दे रही है आपको, 50%, डिवाइड कर दिया तो 8 mm पर डे हमारे पास फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट आ गई। अब हमको डिस्चार्ज निकालना है, तो इसका मतलब कितना हो गया, 8 × 10⁻³ मीटर अपॉन 24 × 3600 सेकेंड। अब इसको मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, एरिया कितना 10.8 हेक्टेयर है, तो 10.8 × 10⁴ मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर क्यूब पर सेकंड में बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे यही किया है, तो हमारे पास 0.01 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज आ गया। लेकिन ये कब है डिस्चार्ज, जबकि जो सिस्टम है इरिगेशन सिस्टम वो 24 आवर्स यानी पर डे है ना, डेली डिस्चार्ज आया, ये ऑपरेट होता है। लेकिन अगर वो 6 घंटे, क्योंकि इसमें कह रहा है कि एक दिन के अंदर 6 घंटे ही ऑपरेट होता है, तो हमको 4 गुना ज्यादा डिस्चार्ज चाहिए होगा, यानी 4 टाइम्स। तो 0.04 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज रिक्वायरमेंट होगा अगर सेम फील्ड को हमको 6 घंटे में ऑपरेट करना है। बहुत सिंपल सी चीज है, एक सर्टेन एरिया को अगर हम 24 घंटे यानी एक दिन के अंदर इरिगेट करते हैं, तो अगर सेम ही एफिशिएंसी हमको 6 घंटे में निकालनी है, तो इसका मतलब उसको 4 गुना करना पड़ेगा हमको वाटर सप्लाई को, इरिगेशन वाटर सप्लाई को। ओके, तो करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन ए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मिक्स्ड क्रॉपिंग इज, मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक क्रॉप लगाना, बट 2 या 2 से अधिक क्रॉप लगाना एक ही क्रॉप सीजन के अंदर और एक ही फील्ड के अंदर, दैट इज कॉल्ड मिक्स क्रॉपिंग। ऐसा नहीं है कि अलग अलग फील्ड के अंदर हम क्रॉप लगा रहे हैं या अलग अलग सीजन की क्रॉप को एक ही फील्ड में लगा रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर एकदम बेस्ट वो है 2 or more crops growing in the same field during the same crop season, राइट, यानी डी ऑप्शन। देखिए मिक्स क्रॉपिंग के फायदे क्या होते हैं, फार्मर्स जो है किसान बेसिकली
कीप दियर फील्ड अंडर कंटिन्यूस प्रोडक्शन। अदरवाइज आपको एक ही क्रॉप लगानी है तो मान लो वो 6 महीने का सीजन है या 8 महीने का सीजन है उस क्रॉप का, तो बाकी 4 महीने बैठे रहना पड़ेगा। इसका मतलब हम मल्टीपल अगर क्रॉप लगाएंगे तो वो उसका प्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगा, वो ज्यादा कल्टीवेट कर सकता है फार्मर। ठीक है। दूसरा है रिडक्शन इन नीड ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर की जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर की नीड है वो कम हो जाएगी। क्योंकि कम क्यों होगी, जैसे अगर आप क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं करते हैं तो फील्ड सम टाइम के बाद क्या होता है, बैरन हो जाता है। तो अगर आप उसके अंदर क्रॉप का कंटिन्यूस प्रोडक्शन कर रहे हैं तो जो उसकी सॉइल है वो बेसिकली फर्टाइल ही बनी रहेगी, तो आपको आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं है। और रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ एडवर्स वेदर कंडीशन, क्योंकि हम वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग ही वहां पे क्रॉप का कल्टीवेशन करेंगे। तो अगर जब खराब मौसम है या वेदर कंडीशन फेवरेबल नहीं है उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, तो हम ऐसी क्रॉप लगाएंगे जिसके लिए वो वेदर कंडीशन फेवरेबल बन जाए। तो मिक्स क्रॉपिंग से हम उस तरह की क्रॉप का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं उस मौसम में जबकि वो मौसम और बहुत सारी फेवरेबल कंडीशन को सपोर्ट नहीं कर सकता है, नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। A hydroelectric power plant generates electrical energy by using water of a reservoir of discharge 20, यानी Q दे दिया, हेड आपको दे दिया 130 मीटर और ओवरऑल एफिशिएंसी 85%। तो थ्योरेटिकल पावर पोटेंशियल निकालना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जो भी थ्योरेटिकल पावर पोटेंशियल होता है दैट इज इक्वल टू 9.8 QH ईटा। Q 20 दे रखा है, H 130 और ईटा यानी 0.85 एफिशिएंसी। इतने वॉट्स आ गया। अब हमको एचपी में निकालना है, तो हमको पता है कि 1 वॉट इक्वल टू 746 1 HP यानी हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट। तो इसको 746 से हमने डिवाइड कर दिया तो 29,031 हॉर्स पावर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी वो कितनी होगी, 29031 हॉर्स पावर। फाइन। क्वेश्चन नंबर 10। द स्ट्रेट ग्लेशियस फॉल आर सुटेड फॉर ए डिस्चार्ज। मतलब ग्लेशियस फॉल एक्चुअली क्या इस तरीके का होगा, ठीक है, और ये ऐसे ड्रॉप करता है। ठीक है, तो ये जो ड्रॉप है ये 1.5 मीटर है ग्लेशियस फॉल के लिए, स्ट्रेट ग्लेशियस फॉल के लिए। और जो मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए सुटेबल होता है वो 60 मीटर क्यूब पर सेकंड के लिए। ठीक है ना, जैसे इसमें कई तरह की कैटेगरी आती है, मॉन्टेग है एक कैटेगरी है, ठीक है, ऐसे और भी तरह की कैटेगरी है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। देखिए, इन स्ट्रेट ग्लेशियस फॉल ए स्ट्रेट ग्लेशियस इज प्रोवाइडेड आफ्टर अ रेज क्रेस्ट विद स्लोप ऑफ 2:1। द हाइड्रोलिक जंप इज मेड टू ऑकर ऑन द ग्लेशियस कॉजिंग सफिशिएंट एनर्जी डिसिपेशन। हाइड्रोलिक जंप क्या होगा, क्योंकि जब वाटर यहां से फॉल होगा तो यहाँ पे इस पोर्शन पे हाइड्रोलिक जंप क्रिएट होगा। ठीक है, these are suitable up to a discharge of 60 meter cube per second and 1.5 meter drop. This height 1.5 मीटर के लिए सुटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। Following data are pertaining with respect to an elementary profile of gravity dam. Elementary profile का मतलब होता है एक आइडियल डैम हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अलाउेबल स्ट्रेस जो टो के नियर दे रखा है वो कितना दे रखा है, F यानी 300 टन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना दे रखा है, W 1 टन पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डैम मटेरियल यानी S दे रखा है। तो लिमिटिंग हाइट जो होगी इन दिस केस डैम की वो कितनी होती है, F अपॉन W S माइनस C प्लस 1। यहाँ पे C क्या है, बेसिकली अपलिफ्ट प्रेशर कोफिशिएंट है। सिंस की अपलिफ्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो C इक्वल टू 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो गया F अपॉन W S प्लस 1। और यहाँ पे F कितना दे रखा है आपको, 300 दे रखा है, W की वैल्यू 1 दे रखी है, S की वैल्यू 2.4 दे रखी है और 1 हमने ऐड कर दिया। तो करेक्ट आंसर आ गया 88 मीटर। तो लिमिटिंग जो एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम है उसकी लिमिटिंग हाइट जो होगी वो 88 मीटर होगी फॉर दिस अलाउेबल स्ट्रेस यानी 300 टन पर मीटर स्क्वायर के लिए। तो ये फॉर्मूला ध्यान करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 12। कंसिडर द फॉलोइंग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर विद 2 पाइल्स ईच एट डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। देखिए, ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर दे रखा है, ये अपस्ट्रीम फेस है, यहाँ पे 4 मीटर वाटर की डेप्थ है, ये डाउनस्ट्रीम फेस है। ये डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम पाइल है यानी जिसकी हाइट 2 मीटर है, ये 3 मीटर डाउनस्ट्रीम पाइल है। ठीक, आगे बोल रहा है ये अकॉर्डिंग टू ब्लीक थ्योरी कोफिशिएंट ऑफ क्रीप वुड बी। देखिए, ब्लीक थ्योरी के अंदर जो लेंथ ऑफ वाटर पासेज होगा वो क्या होगा, वाटर यहां से इस तरह से परकोलेट करेगा, जो ब्लीक ने बोला था, परकोलेट करके इस तरीके से जाएगा, फिर यहां पे जाएगा, ठीक है,
फिर इस तरीके से नीचे आएगा, क्योंकि जो पाइल है वो कंक्रीट की पाइल है, उसके अंदर से सीपेज नहीं होगा, और फिर यहां ऊपर आके अपना कंट्रीब्यूशन देगा। तो इसका मतलब जो टोटल लेंथ ऑफ वाटर हो गई वो 2 इंटू 2 यानी 4 मीटर, ये 5 मीटर यहां से लेके यहां तक, टोटल 4 प्लस 5 यानी 2 इंटू 2 प्लस 5 प्लस 3 इंटू 2, तो ये टोटल वाटर लेंथ हो गई यानी L। ठीक है, कितना होगा 4 और 5 9 और 6 15 मीटर। देखिए कोफिशिएंट ऑफ क्रीप एज पर ब्लीक थ्योरी इक्वल टू C इक्वल टू L अपॉन H। L कितना होगा यहाँ पे 15 और H कितनी है हाइट ऑफ वाटर यानी 4, तो 15 अपॉन 4 मतलब कितना होगा 3.75। दिस इज व्हाट इट इज कोफिशिएंट ऑफ क्रीप। तो आंसर क्या बन गया यहाँ पे ऑप्शन ए, है ना। देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ब्लीक नॉर्मली हम इग्नोर कर जाते हैं, खोसला थ्योरी को पढ़ के जाते हैं, तो खोसला से क्वेश्चन तो आ सकते हैं बट ब्लीक से भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना। तीन ही थ्योरी को आपको फोकस करना है, ब्लीक, लेन एंड खोसला थ्योरी। ठीक, द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13। फॉर अनप्रोटेक्टेड साइड स्लोप्स द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू मूव ए ग्रेन ऑन द कैनाल बेड टू साइड स्लोप इज। मतलब पार्टिकल को कैनाल बेड से साइड स्लोप के ऊपर मूव करने के लिए जो शियर स्ट्रेसेस का रेशियो है, मतलब दैट इज वो कितना होगा, और शियर स्ट्रेस कितना होगा, मतलब साइड स्लोप के केस में शियर स्ट्रेस कितना होगा और बेड के केस में शियर स्ट्रेस कितना होगा, और दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। एक्चुअल शियर स्ट्रेस ऑन कैनाल बेड इतना होता है, जिसमें आर क्या है बेसिकली हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है, एस बेड स्लोप है, गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर है। अगर हम कैनाल स्लोप की बात करेंगे तो एक्चुअल शियर स्ट्रेस कितना होता है 0.75 टाइम्स ऑफ गामा डब्ल्यू आर एस। हमसे पूछा है बेड टू स्लोप, है ना, यानी कैनाल बेड टू कैनाल स्लोप जो शियर स्ट्रेसेस है उसका रेशियो यानी 1/0.75 यानी 1.33। तो आंसर हो जाएगा बी। तो इसके लिए आपको क्या होगा कि दोनों फॉर्मूले यानी दिस वन और दिस वन, यानी बेड के कैनाल बेड के केस में एक्चुअल शियर स्ट्रेस कितना होता है और कैनाल स्लोप के केस के अंदर एक्चुअल शियर स्ट्रेस कितना होता है, दोनों ही फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। इसको उल्टा भी पूछा जा सकता है, यानी 0.75/1 भी हो सकता है, तो उस केस में आंसर 0.75 हो जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14। आरजी कैनेडी, देखिए दो तरह की थ्योरी पढ़ी है हमने, जबकि हम अनलाइन कैनाल की बात करते हैं। अनलाइन कैनाल का मतलब होता है कि जब उसकी सॉइल्स वगैरह हो गई या यू कैन से सॉरी स्लोप हो गया, बेड हो गया, वो प्रोटेक्टेड नहीं है, लाइनिंग नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो वहां पे दो थ्योरी पढ़ते हैं हम, कैनेडी थ्योरी, एक लेसीज थ्योरी। ठीक है, दोनों ही बेसिकली एंग्लो इंडियंस थे, पंजाब एक पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट से थे कैनेडी जो थे, ठीक है, लेसीज भी एक दूसरे इरिगेशन डिपार्टमेंट से थे। तो ये बोल रहे कि जो कैनेडी की थ्योरी है उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है किस तरह की रिवर के ऊपर या किस तरह के कैनाल सिस्टम के ऊपर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए थे। तो क्वेश्चन है आरजी कैनेडी कैरिड आउट एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है ना भाई, अगर आपको कोई थ्योरी स्टैब्लिश करनी है तो आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशंस लेने पड़ेंगे, एक्सपेरिमेट करने पड़ेंगे उनके बेसिस पे। तो आपको डेटा कलेक्शन करने के लिए कोई आपको एक या थ्योरी को डेवलप करने के लिए कोई डेटा कलेक्शन करने के लिए हमको एक सर्टेन कैनाल सिस्टम चाहिए होगा। ठीक है ना, तो उन्होंने जो किया था ये पूरा इन्वेस्टिगेशन अपना, वो अपर बारी दोआब कैनाल सिस्टम के ऊपर किया था, नहीं पंजाब के अंदर, टू सेलेक्ट सम स्ट्रेट रीचेस दोज हैड नॉट पोज्ड एनी प्रॉब्लम ऑफ सिल्टिंग एंड स्कोरिंग सिंस लॉन्ग टाइम। काफी लंबे टाइम से उन सिस्टम्स के ऊपर यानी उन कैनाल सिस्टम के ऊपर, अपर बारी दोआब कैनाल सिस्टम के ऊपर सिल्टिंग एंड स्कोरिंग की प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और तो उन्होंने बोला था कि ये अनलाइंड कैनाल होते हुए भी इसमें सिल्टिंग एंड स्कोरिंग की प्रॉब्लम नहीं हो रही, और उसके लिए फिर उन्होंने अपना पूरा डेरिवेशन किया, यानी सी ऑप्शन। देखिए आरजी कैनेडी एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ पंजाब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इन 1895, मतलब बहुत पहले की बात हो गई है, कैरिड आउट एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशंस ऑन सम ऑफ द कैनाल रीचेस इन द अपर बारी दोआब कैनाल सिस्टम। इसमें काफी कैनाल्स रीच कर रही थी, उनमें से कुछ कैनाल को सिलेक्ट किया गया जहां पे उन्होंने कौन सा कैनाल को सेलेक्ट किया जहां पर बहुत लंबे टाइम से सिल्टिंग एंड स्कोरिंग की प्रॉब्लम नहीं हुई है, यानी वहां से बेसिकली अनलाइंड कैनाल की थ्योरी को उनको डेवलप करने का एक आइडिया मिला। ठीक है ना, कि अनलाइंड कैनाल के अंदर भी सिल्टिंग एंड स्कोरिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है अगर जो सॉइल है वो सस्पेंशन फॉर्म में बनी रहे तो। ठीक है ना, उनकी जो थ्योरी है उसको हम यहां से रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि उन्होंने किस कैनाल सिस्टम के ऊपर अपने इन्वेस्टिगेशंस किए थे। तो आंसर है अपर बारी दोआब कैनाल सिस्टम। सिस्टम है एक, इसके अंदर बहुत सारी कैनाल्स आके मिलती है और निकलती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो आज का आखिरी क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन 15। फॉर मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी ऑफ बर्न्ड क्ले टाइल लाइनिंग इज।
लाइन कैनाल का क्वेश्चन है, जब हम कैनाल की लाइनिंग बहुत तरह के सिस्टम से करते हैं, जैसे सीमेंट कंक्रीट हो गया उससे लाइनिंग कर दिया, बर्न्ड क्ले टाइल से लाइनिंग कर दिया, या फिर बिटुमिन की हमने लाइनिंग कर दी, बोल्डर्स की हमने लाइनिंग कर दी, तो मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी क्या होगी? आइडियल वेलोसिटी। ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी अगर सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग है तो 2 से 2.5 मीटर पर सेकेंड हो सकती है, बर्न्ड क्ले टाइल की लाइनिंग है तो 1.8 मीटर पर सेकेंड, और बोल्डर की लाइनिंग है तो 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमने बर्न्ड क्ले से पूछ रहे हैं, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी के लिए 1.8 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो आज का ये वीडियो है वो खत्म हो गया, और जो मैंने आज बात की है वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग की बात की है, आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, आप प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ वीडियो के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, अदर सोर्सेज से भी आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी भी जीपीएससी की बुक्स आती है मार्केट के अंदर वो भी यूज करनी है, और बाकी वीडियो तो आप देख ही लेंगे। ठीक है, और टेस्ट सीरीज वगैरह भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम एक नया टॉपिक के साथ मिलेंगे, नई वीडियो, जो वीडियो 5 होगा उसमें मोरलेस या तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की हम बात करेंगे किसी एक टॉपिक की, या फिर स्ट्रक्चर के कोई एक टॉपिक को हम यहाँ पे पिक करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच।